नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुमित गुप्ता। निकाय के नतीजे एक एक आप तक हम पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान के जरिए। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ये एक एक परिणाम सुबह से 9 बजे से अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपडेट आपको दे देते हैं। बूंदी नगर परिषद के परिणाम भी घोषित हो गए हैं। 43 वार्ड के नतीजे सामने आ गए हैं। 22 वार्ड पर कांग्रेस का कब्जा यहां पर हो गया है। बूंदी में बीजेपी ने 17 वार्ड पर जीत हासिल की और निर्दलियों के खाते में 4 वार्ड आए हैं। प्रतापगढ़ परिषद के परिणाम भी घोषित हो गए हैं। कांग्रेस ने यहां पर 19 वार्ड पर जीत दर्ज की और बीजेपी ने 21 वार्ड पर। एक एक कर तमाम नतीजे सामने। प्रतापगढ़ परिषद के परिणाम घोषित। कांग्रेस के खाते में 19 वार्ड। अंतिम परिणाम जनता के सामने। जनता के परिणाम जनता के सामने आ गए हैं। बीजेपी ने 21 वार्ड जीते हैं। कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन समीकरण बनाने में और बिगाड़ने में इस बार निर्दलियों की काफी अहम भूमिका रहने वाली है। और अजमेर से बड़ी खबर, बीजेपी को 17 सीटें। अजमेर में निर्दलियों के खाते में 2 सीट। और ये केकड़ी नगर पालिका के परिणाम हम बता रहे हैं आपको। कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी। कांग्रेस को यहां पर स्पष्ट बहुमत मिला है। 40 वार्डों में से 21 पर कांग्रेस की जीत हुई है। 17 बीजेपी के खाते में गई है और निर्दलियों के खाते में 2 सीट। निर्दलीय भी बहुत जगहों पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि केकड़ी में 2 सीट मिली है निर्दलियों को, केकड़ी नगर पालिका में। और यहां पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, साथ ही मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, प्रमोद और जयेश हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत, क्या अपडेट है आपके पास? अजमेर में तो देखिए बीजेपी ने तो स्पष्ट बहुमत बना लिया है नगर निगम में तो, और केकड़ी में कांग्रेस, क्या चल रहा है बीजेपी कांग्रेस के बीच? उठापटक? देखिए सुमित, अजमेर नगर निगम सहित जिले के 5 निकायों के चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं और तस्वीर बिल्कुल तरह से साफ हो चुकी है। अजमेर नगर निगम में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन गया है। 47 सीटें जो है अब भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच चुकी है और कांग्रेस महज 18 सीटों पर ही सिमट कर रही है, जबकि 1 सीट जो है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की पार्टी को गई है और 13 निर्दलीय, जिसकी उम्मीद भी की जा रही थी। बड़ी संख्या में निर्दलीय चुनाव मैदान में डटे हुए थे और कई उम्मीदवारों का समीकरण बिगाड़ रहे थे, तो कुछ ऐसा ही यहाँ के नतीजों में देखने को मिला। लेकिन अजमेर में अजमेर नगर निगम पर भाजपा का वर्चस्व है जो बरकरार रहा है। इसके अलावा किशनगढ़ नगर परिषद की बात करें तो वहां पर भी भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है और कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट कर रह गई है। किशनगढ़ नगर परिषद के लिए एक तथ्य जानना और समझना बेहद जरूरी है। यहाँ से निर्दलीय विधायक हैं सुरेश टाक, जो कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं और टिकट बंटवारे के दौरान सुरेश टाक को तरजीह वरीयता नहीं मिलने के कारण उन्होंने किशनगढ़ प्रगतिशील मंच बनाया और तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। उसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस, जिनको वो समर्थन दे रहे थे, वो 17 सीटों पर सिमट कर रह गई और 8 निर्दलीय जो है वो चुनाव जीत गए। राजस्थान सरकार के कद्दावर मंत्री हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। पंचायत चुनाव के दौरान उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन स्थानीय निकाय के चुनावों में केकड़ी और सरवाड़, इन दोनों जगहों पर जो है कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय हो चुका है। दोनों ही जगहों पर कांग्रेस जो है बहुमत हासिल कर चुकी है। तो रघु शर्मा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में तो अपना वर्चस्व बनाए रखा है, लेकिन जो उनका गृह जिला है अजमेर, जिसका अजमेर नगर निगम है, वहां पर कांग्रेस जो है 18 सीटों पर सिमट कर रह गई है। अजमेर नगर निगम में वार्ड संख्या 66 से
जो भाजपा के प्रत्याशी हैं नीरज जैन, जो भाजपा प्रदेश मीडिया के सह संयोजक भी हैं, वो महज 1 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। बहुत नजदीकी मुकाबला कांग्रेस के गणेश चौहान ने उन्हें टक्कर दी और महज 1 वोट से वो चुनाव जीते हैं। वहीं वार्ड नंबर 4 से जो भाजपा के ज्ञान सारस्वत हैं, इन्होंने अजमेर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। करीब 3276 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव जीते हैं। तो कुल मिलाकर 5 निकाय थे अजमेर जिले में, जिनमें से 3 पर भाजपा ने कब्जा किया है, जिसमें अजमेर नगर निगम है, किशनगढ़ नगर परिषद है और विजयनगर नगर पालिका। ये 3 नगर जो निकाय हैं ये भाजपा के खाते में गए और कांग्रेस के पास में केकड़ी और सरवाड़ 2 निकाय जो है वो हैं। तो 3-2 का रेशियो मतलब लगभग टक्कर मानी जा सकती है। अभिजीत, को इतना खास बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं रहा। हालांकि ठीक है, उम्मीद काफी थी कांग्रेस को, लेकिन फिर भी मैदान में तो पुरजोर आजमाइश हुई कांग्रेस की। जयेश, क्या खबर है आपके पास? जी सुमित, डूंगरपुर नगर परिषद जो भाजपा का बोर्ड बना है उसको लेकर के उत्साह का माहौल है, आतिशबाजी हो रही है जबरदस्त। नगर पालिका है, वहाँ पर कांग्रेस का बोर्ड बना है। इस बार जो डूंगरपुर में 7वीं बार भाजपा का बोर्ड बना है, वही कांग्रेस ने सागवाड़ा में भाजपा के बोर्ड को शिकस्त देते हुए इस बार अपना जनमत जुटाया है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार जो बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, यहाँ पर जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरह से 7वीं बार बोर्ड बनने का जो उत्साह है वो साफ इनमें नजर आ रहा है। हमारे साथ प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा है भाजपा के, उनसे जानेंगे सर, सागवाड़ा में आपके जो भाजपा का बोर्ड था वो चला गया, उसके क्या कारण है? सागवाड़ा में कांग्रेस की पूरी सरकार लगी, प्रशासन भी कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में वहां पर लगा था और अथाह धन का वहां प्रवाह उन्होंने किया। इसलिए कहीं से हम कम मार्जिन से सागवाड़ा हारे हैं। इसकी समीक्षा करेंगे हम क्यों हारे, क्या कारण रहे वहां पर, और डूंगरपुर नगर परिषद अच्छे मतों से हम यहाँ जीते। सागवाड़ा में जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने लगाया है, तो इस सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाया है। हालांकि डूंगरपुर में भाजपा का बोर्ड बना है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, जो मुकेश जी नागदा है, इसके कार्यकर्ता के रूप में क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये कार्यकर्ताओं की जीत है। डूंगरपुर की जनता ने जो अच्छा सहयोग दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास करा, उस विकास में बिल्कुल सहयोग रहा और कार्यकर्ता और जनता की जीत है ये। बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर शहर के नाम से जाने जाने वाला डूंगरपुर जो है, एक बार फिर भाजपा पर जो है वो विश्वास जताया है और कार्यकर्ताओं में इसी चीज को लेकर के उत्साह है। हालांकि अब आने वाला समय बताएगा कि जो डूंगरपुर शहर की सागवाड़ा में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होने का आरोप लगा रहे हैं। मुझे बताइए, सागवाड़ा में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है ना जयेश? मिला है, कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। तो ऐसा क्यों? जहां पर कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है वहां बीजेपी ये कह देगी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है? जी बिल्कुल, सागवाड़ा में जो है मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश कोडनिया ने पूरा दमखम लगाया था। हाँ। उनका, हालांकि वो निवर्तमान जिलाध्यक्ष होने के नाते उनका जो दायित्व था वो बड़ी खबर आ रही है अजमेर नगर निगम से। बड़ी खबर है, और अजमेर नगर निगम पर पूरा बोर्ड बीजेपी का बन गया है। बीजेपी ने यहां पर किला फतेह कर लिया है। 47 वार्ड बीजेपी ने जीते हैं। यहां पर 18 वार्ड पर कांग्रेस की जीत हुई है। अजमेर नगर निगम का ये परिणाम बता रहे हैं, और अन्य के खाते में 14 वार्ड। स्पष्ट बहुमत मिल गया है बीजेपी को। लग रहा था कि ठीक है, निर्दलियों से थोड़ी साठगांठ करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा करना नहीं पड़ा। बीजेपी के खाते में 47 सीट गई है। अजमेर नगर निगम 80 में से 47 बीजेपी के खाते में स्पष्ट बहुमत मिल गया है बीजेपी को। अजमेर नगर निगम बीजेपी ने जीते 47, 18 पर कांग्रेस की जीत। एक एक कर ये तमाम परिणाम हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट भी ले लीजिए। और परिणामों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं मैं। लाखेरी नगर पालिका परिणाम घोषित हो गए हैं। 30 में से कांग्रेस 12 पर विजयी हुई है, भाजपा 10 पर और निर्दलीय 8 पर। हनुमानगढ़ में संगरिया नगर पालिका के सभी 35 वार्डों के नतीजे घोषित हो गए हैं। 27 वार्डों में निर्दलियों ने जीत दर्ज की, 7 वार्डों में कांग्रेस और 1 वार्ड में भाजपा ने जीत दर्ज की है। 5 निकाय चुनाव, अजमेर से खबर ले लीजिए। जिले में 5 निकाय चुनाव में भाजपा की जीत। 5 में से 3 निकाय पर भाजपा का कब्जा। अजमेर नगर निगम, किशनगढ़ नगर परिषद और विजयनगर नगर पालिका में भाजपा ने जीत दर्ज की है। केकड़ी और सरवाड़ नगर पालिका में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। चूरू
से खबर ले लीजिए। बीदासर नगर पालिका का परिणाम 35 वार्डों के नतीजे सामने आए हैं। भाजपा को 16, कांग्रेस को 13 सीट और निर्दलियों के खातों में 6 सीटें गई हैं। प्रमोद तिवारी मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट्स के साथ एक एक परिणाम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रमोद, क्या अपडेट है? अब भाजपा, कांग्रेस या फिर निर्दलियों का सहयोग जरूरी होगा? 2 वार्ड क्योंकि एक में स्थगन हो गया था, एक निर्विरोध आगे थे। 35 वार्डों के परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं। बीजेपी को 15 और कांग्रेस को 16 सीटें मिली है, 3 निर्दलियों के खाते में गई है। तो गुलाबपुरा और मांडलगढ़ 2 नगर पालिका ऐसी है जो अब निर्दलियों के हाथ में चली गई है, वो डिसाइडिंग फैक्टर हो गए। बाकी 3 बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई है, शाहपुरा, जहाजपुर और गंगापुर। आसीन कांग्रेस के खाते में गई है। सबसे बड़ी बात है कि भीलवाड़ा नगर परिषद के जो पूर्व सभापति हैं ओम नारायणवाल, वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तुलसीराम शर्मा से 319 वोटों से चुनाव जीत गए। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि चौथी बार वो अब जो मैजिक फिगर है 70 में से 36, उससे दूर होती नजर आ रही है। अभी तक हमें 57 परिणाम प्राप्त है, उसमें से बीजेपी को 26, कांग्रेस को 18। पिछली बार कांग्रेस मात्र 8 वार्डों पे चुनाव जीती थी, इस बार 18 पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। निर्दलीय 11, यहाँ भी निर्दलीय डिसाइडिंग फैक्टर बनते जा रहे हैं। और एसडीपीआई ने खाता खोल के 2 सीटें जीती है। इस तरह से भीलवाड़ा नगर परिषद में 57 परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी मैजिक फिगर से 13 दूर है और रिजल्ट, माफ कीजिएगा, बीजेपी मैजिक फिगर से 10 दूर है और रिजल्ट आना 13 वार्डों का बाकी है। तो ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चौथी बार भीलवाड़ा नगर परिषद में स्पष्ट बहुमत नहीं ले पाएगी, ऐसी संभावनाएं अब नजर आने लग गई है। सुमित, और भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है यहाँ पर प्रमोद। बिल्कुल, भीलवाड़ा नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। पिछली बार 55 में से मात्र कांग्रेस 8, निर्दलीय 9 और 38 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। इस बार 57 के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें से भाजपा को केवल 26 सीटें मिली है। ये भाजपा के लिए भीलवाड़ा नगर परिषद में चिंता की बात है। अभिजीत, क्या अपडेट है आपके पास? फिर मैं अपने मेहमानों के पास जा रहा हूँ। अभिजीत, चलिए, अभिजीत तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन काफी जगहों पर कड़ी टक्कर है और काफी जगहों पर ये निर्दलीय एक फैक्टर बन रहे हैं जीत का। लेकिन क्या कारण है, क्यों ये निर्दलीय लगातार इतनी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर कौन है ये लोग, ये निर्दलीय है, कहां से आए? असल में इनकी पृष्ठभूमि बीजेपी या कांग्रेस की ही रही है, लेकिन जब नाराजगी होती है तो तस्वीरें कुछ इस तरह की सामने आती है। नाराजगी क्यों नहीं मना पाए इन्हें नेता? क्यों इन कार्यकर्ताओं को इन नेताओं ने अपनी पार्टी से दूर जाने दिया? क्या यह भी कोई राजनीति का हिस्सा था, या फिर इसका खामियाजा अब इन पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, या फिर अब इन्हें मान मनोबल का दौर शुरू होगा, मना लिया जाएगा? हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश मांडिया जी प्रदेश प्रवक्ता हैं आरएलपी के, फतेह सिंह डोई जी बीजेपी नेता, आरआर तिवारी जी कांग्रेस से, प्रेम आनंद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। राजेश मांडिया जी, अपनी स्थिति क्या देखते हैं आप? हालांकि जवाब पता है मुझे, आप फिर वही कहेंगे अभी तो शुरुआत है हमारी, तो ठीक है, जो भी परिणाम हो आपके लिए अच्छा ही होगा। ये नहीं कह रहा आपको, मैं कुछ अलग कह रहा हूं जी, आप पहले घोषणा मत कीजिए, मैं क्या कहूंगा। हमारी स्थिति तो शुरू से ही अच्छी है। 2018 से आप ही के प्रवक्ता ने जवाब दिया था सर अभी थोड़ी देर पहले, तो मुझे तो ये लगता है ना पार्टी के प्रवक्ता एक ही जवाब होगा, विचारधारा एक होगी। ऐसे कैसे होगा एक जवाब? ठीक है, बोलिए। एक है जवाब, एक नहीं हो सकता। ठीक है, बोलिए। जवाब अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, ठीक है। जब से 2018 से हमारी पार्टी बनी तब से हम मजबूत हैं। हाँ। गांव अब स्थिति बताइए अपनी। लोग हमारे को राजस्थान के नेता, हम शहर में भी धीरे धीरे कर रहे हैं प्रयास। हम किसान आंदोलन में लगे हुए थे, फिर भी हमने नगर पालिका चुनाव लड़े, कई जगह हमने निर्दलियों को समर्थन दिया। हमारी स्थिति अच्छी है, मजबूत है। हम मुंडवा को दिखाइए आप, मुंडवा में हमारा बोर्ड भी बन रहा है, कई जगह हमारी वजह से बोर्ड बनेगा। तो बीजेपी कांग्रेस से परेशान हो चुकी है जनता, और इनके डेली के बोरिंग भाषणों से, इनकी बिल्कुल बोरिंग जो काम है, इनके जो काम तो करते नहीं है, इनसे बोर होकर के जनता को तीसरे विकल्प की जरूरत है। और वो तीसरा विकल्प राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी होगी राजस्थान के अंदर। और हम शुरू से मजबूत हैं। और पहले गांव के लिए बात करते थे, हम शहर में भी लड़ रहे हैं चुनाव, चाहे वो नगर निगम चुनाव हो, नगर परिषद चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो,
सब जगह हम लड़ रहे हैं। हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। राजस्थान का किसान और जवान हमें समझ रहा है, धीरे धीरे हमारी रीति नीति से धीरे धीरे वाकिफ हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस और भाजपा को हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर हम मजबूती से लड़ेंगे और ठीक है, सारी चीजें आज के रिजल्ट से हम संतुष्ट हैं। बीजेपी से भी परेशान है सर जनता? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, बीजेपी से तो सारा देश परेशान है। क्या बात कर रहे हो सर आप? अभी कुछ दिन पहले तक हनुमान बेनीवाल जी बीजेपी के गुण गा रहे थे। हाँ, तो गुण गा रहे थे ना, कुछ अच्छे काम किए, उनके गुण अभी गा देंगे हम तो। क्या बुराई नहीं है इसमें। नरेंद्र मोदी जी ने जो अच्छे काम करे उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, करते अभी आप कह रहे हैं सारा देश परेशान है। आज क्या हालात, अच्छे काम के तो देश परेशान कैसे होगा? ऐसा क्यों होता है? आप जब साथ में है तो पार्टी अच्छी है, लेकिन आप अलग हो गए तो पार्टी बुरी है। आप, ये बहुत बड़ा देश है। हाँ। आप कोई 2-4 अच्छे काम करके पूरे देश को नहीं बेच सकते। आप देखिए किसानों की हालत, आप बैठे बोर्ड। अरे तो महाराज, ये बात उस वक्त भी बोलते ना जब हनुमान बेनीवाल जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बीजेपी की तारीफों में कशीदे बढ़ रहे थे, उस वक्त भी बताते ना ये कमियां। आप उस वक्त तो बोलते नहीं है क्या? उस टाइम बताते कि आपसे देश परेशान है, हम नहीं आ रहे आपके साथ। किसान बिल जब आया तो हम बुराई कर रहे हैं उसकी, उसमें खामियां हैं, उन खामियों को जनता के सामने रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप बात समझिए। उस टाइम किसान बिल थोड़ी आया था। फतेह सिंह जी, और मैं तो आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप भी इस किसान बिल को लेकर के डिबेट्स का आयोजन कीजिए। कर रहे हैं सर, असली चेहरे सर कर रहे हैं। आपके कहने से नहीं होगी ना डिबेट। आप देखिए न्यूज 18 राजस्थान लगाइए, लगातार आपको किसान बिल पर डिबेट मिलेगी। आप शायद देखते नहीं है, जरा देखा कीजिए थोड़ा बहुत न्यूज चैनल्स को भी। तो किसान आंदोलन में मैं समझता हूं सर आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, डिबेट में आप बैठते हैं, लेकिन कभी कभी डिबेट देखा भी कीजिए। हम लोग किसान आंदोलन पर आप रिकॉर्ड निकलवाइए, किसान आंदोलन पर 50 डिबेट मिलेगी आपको। आप देखते नहीं है सर, शायद ध्यान नहीं है आपका इस ओर। अच्छी बात। चलिए फतेह सिंह जी, बीजेपी से देश परेशान है जी। राजेश जी कह रहे हैं देश परेशान है बीजेपी से। सर क्या कर दिया सर ऐसा? मांडिया जी का निजी और क्या उसका परिणाम इन निकाय चुनाव में भी दिखेगा? वक्तव्य हो सकता है। देखिए सर आप सुनिए सर, ये राजेश मांडिया जी का निजी वक्तव्य हो सकता है। 2019 में हनुमान बेनीवाल जी हमारे सहयोग से सांसद बन के गए और उनकी खींच इसलिए स्पष्ट होती है, आज जो हमसे अलग हुए हैं उनको मंत्री नहीं बनाया गया। एक कारण के पीछे आज वो क्या क्या वक्तव्य देते हैं, कैसे कैसे बयान वो देते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। और जिस वोट बैंक की बात आज मांडिया जी कर रहे हैं, एक नागौर की एक मूडवा नगर पालिका में 11 कैंडिडेट अगर आपके जीत गए तो कोई गढ़ थोड़ी जीत लिया आपने। और जो 2023 की बात चुनाव की आप करते हैं, मैदान में आ जाइएगा, देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बीजेपी, फतेह सिंह जी देखिए पार्टी नहीं है, जो आप सांसद बन 11 कैंडिडेट जीतना भी कोई कम नहीं होता है सर, टक्कर दे रही है आपको। अभी भी बीजेपी ऐसा साहब 2023 में देख लेंगे, हमारे सहयोग से सांसद बन गए। अब 2023 में देखेंगे एमएलए बनते हैं। आपकी तो सर कई जगह स्थिति हो रही है कि अब आपको निर्दलियों का साथ लेना पड़ेगा। फतेह सिंह जी देखिए साहब, ये निकाय चुनाव जो होता है वो क्षेत्रीय चुनाव होता है, ये प्रदेश का चुनाव नहीं होता है। क्षेत्रीय चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे बहुत प्रभावी होते हैं, इसलिए कई बार निर्दलियों को साथ भी जनता जाती है और कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं साहब। देखिए टिकट कमाल है, मतलब परिणाम अगर विपरीत आने लगे तो क्षेत्रीय चुनाव है, आप कैंडिडेट ही मत उतारिए ना। अगर आपको इतना क्षेत्रीय और प्रदेश स्तरीय चुनाव की परिभाषा आप बता रहे हैं, कैंडिडेट ही मत उतारते। फिर आपने उतारा है तो जीत के इरादे से उतारा होगा ना सर, या आप ये सोच के अपने कैंडिडेट को खड़ा किया था भाई क्षेत्रीय चुनाव है, निर्दलीय जीतेगा इसमें, तो ये सोच के तो कोई कैंडिडेट सामने नहीं उतारता ना। विधानसभा में 200 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, 200 पे 200 चुनाव नहीं जीत के आते हैं, चाहे वो सरकार की। नहीं तो उसका कारण पूछा जाएगा ना सर, क्यों हार क्यों मिली? ये जो भी हारेगा उससे कारण तो पूछा जाएगा, कहां कमी रह गई, आत्ममंथन करेंगे। अब आप ये तो पूछेंगे ना सर, हम कहां कमी लग रही है आपको सर? देखिए जो आप निर्दलियों की बात कर रहे हैं, एक वार्ड में 10-10 कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि जो सभी चुनाव लड़ने की इच्छुक होते हैं, पार्टी एक को टिकट दे पाती है। जब ऐसी स्थिति होती है तो कार्यकर्ता नाराज होकर निर्दलीय उसको मनाएंगे, हमारा कार्यकर्ता तो मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे? सर मेरे घर में अगर मुझे कोई चीज नहीं मिलेगी तो मैं घर छोड़ के थोड़ी ना चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी विचारधारा तो मेरे परिवार से ही मिलती है ना सर। या तो मैं परिवार का सदस्य हूं या नहीं हूं, दो ही चीजें हो सकती है। या फिर आंतरिक अंदरूनी कोई राजनीति चल रही है कि ठीक है भाई आप अभी नाराज होकर जाइए, निर्दलीय चुनाव लड़िए, फिर हम आपको मना के वापस पार्टी में ले आएंगे। आपकी विचारधारा अलग है तो अलग ही रही है ना। फिर ये किस तरह की राजनीति है सर, ये समझाइए।
देखिए घर में दो बर्तन होते हैं, वो बचते हैं साहब, इसलिए नाराजगी होना स्वाभाविक है, सबको खुश नहीं किया जा सकता। लेकिन सर असल में मुझे समस्या आपकी पार्टी हमारा रूस के गया से, उसे सुनिए ना हम- सर, आपकी पार्टी से या आपके प्रत्याशियों की बात नहीं है यहाँ पर, समस्या उस जनभावना की है जो उस प्रत्याशी से जुड़ा हुआ होता है सर। अब प्रत्याशी अपनी मर्जी से कभी बीजेपी के साथ है, कभी कांग्रेस के साथ है, कभी निर्दलीय है, और उसके साथ जो जनभावनाएं जुड़ी हुई है उनका क्या, उनके बारे में सोचते हैं आप कभी? देखिए सभी पहलुओं पे बात की जाती है, जब टिकट बंटवारा होता है तो सारे पहलुओं पे चर्चा की जाती है। आप जिस जनभावना की बात कर रहे हैं मैं उस जनभावना से सहमत हूं, पर जो आदमी वहां टिकट वितरण के लिए जाता है वो 3 दिन में पूरी जनभावना का पता नहीं कर पाता, इसलिए चूक कहीं न कहीं इंसान से होती है। ठीक है। आर तिवारी जी, तिवारी साहब, बीजेपी से जब भी ये सवाल पूछा गया कि भाई कांग्रेस कैसे बढ़त बना रही है इस जगह पर, हालांकि कुछ जगहों पर बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है, बीजेपी भी बढ़त बना रही है, लेकिन जब भी बीजेपी से पूछा गया सीधा एक आरोप लगाया कांग्रेस पर, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं क्या सर आप लोग, और क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं? अब ये तो सुमित गुप्ता जी, बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी है। इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के वार्ड स्तर के अधिकांश नेता जुमलों में विश्वास करते हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कौन सा संगठन कर रहा है, कौन सी सरकार कर रही है? राजस्थान में हमारे जनप्रिय नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लगातार शहरी इकाइयों में, जबकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ तो शहरी निकायां थे, और आपने देखा होगा कि जयपुर, कोटा, जोधपुर में ये अपनी हार अभी तक नहीं पचा पा रहे हैं। कभी तो इनके प्रवक्ता कहते हैं साहब इन्होंने डिलिमिटेशन छोटे वार्ड कर दिए, और ये तो धर्म के आधार पर इन्होंने वार्डों का पुनर्गठन कर दिया। मेरा मानना यह है कि जनता की डिमांड जब आती है, जनप्रतिनिधि ज्यादा बनाने के लिए अगर सरकार ने कुछ किया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी या राजस्थान की ये जो आरएलपी बनी है, तमाम लोगों को मौका मिलता है ना जनप्रतिनिधि बनकर के जनता की सेवा के लिए। अगर सरकार ने छोटे वार्ड बना दिए तो उसमें क्या गुनाह कर दिया? जनता के पास में उनका सेवक जल्दी काम करेगा, छोटे वार्डों में उनकी व्यवस्थाएं जल्दी ठीक होंगी। ये स्थानीय चुनाव है, वहां पर सड़क, बिजली, पानी, गटर का काम है, सफाई का काम है। ये आदमी अगर जनसेवक के रूप में अगर ज्यादा बन करके करे, और फिर अगर हम जीत रहे हैं, मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूं, पिछली बार आप 60 बोर्डों में बहुमत में आए थे, हमारे तो 25 ही थे, और 5 में हमारे निर्दलीय थे। हम ये कह रहे हैं कि आज भी सुमित गुप्ता जी, सत्तारूढ़ पार्टी के साथ में हमेशा एक समस्या होती है कि सरकार का साथ लेने के लिए हर आदमी उम्मीदवार बन जाता है कि सरकार की ताकत लगेगी, विधायक मेरे साथ में रहेगा, मंत्री मेरी बात मानेगा। नहीं, आपको ये बेनिफिट भी तो नजर आ रहा होगा ना सर उम्मीदवार। तिवारी साहब, आपको ये बेनिफिट भी तो नजर आ रहा होगा ना, सरकार हमारी है प्रदेश में, ठीक है, अगर कोई बागी होता है निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, और अगर हमें बहुमत की जरूरत पड़ी तो उनको फिर से बुला लेंगे, क्योंकि निर्दलियों का झुकाव तो सरकार की तरफ रहता है। हमारा ही नहीं, मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा था। हमारे सामने भी संकट है, हमारे उम्मीदवारों के सामने हमारी पार्टी के जो निर्दलीय साथी लड़ रहे थे, उन्होंने हमको नुकसान भी तो किया है। लेकिन ये बात सही है कि आज भी हम पिछले जो हमारा प्रदर्शन था, जहां हमारे 25 वोट थे, अब की बार 90 में से हम बहुमत लेकर के आएंगे। मैं प्रेमानंद जी के पास भी जाऊंगा, समय की वक्त की कमी है। प्रेमानंद जी, मैं सर आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले राजेश मांडिया जी से एक छोटे से सवाल का जवाब चाहूंगा, संक्षिप्त में दीजिएगा राजेश जी। अगर कुछ इधर उधर परिणाम होते हैं तो आपका समर्थन किसको रहेगा सर? हमारा समर्थन उस आदमी को रहेगा जो उस पालिका की जिसमें वो विकास की बात करेगा। हम उससे तय करेंगे कि भैया आप क्या करोगे, उसके घोषणा पत्र का अध्ययन हम करेंगे, जो हमें उचित लगेगा उसके हम साथ जाएंगे, ना बीजेपी के साथ जाएंगे ना कांग्रेस के साथ जाएंगे। कई जगह निर्दलीय भी बोर्ड बनाने में कामयाब होंगे जी, तो हम उनकी भी मदद करेंगे। तो हमारे एजेंडे में सिर्फ विकास की बात होगी कि शहरों का विकास कैसे हो, हम उसके साथ जाएंगे। ठीक है प्रेमानंद जी, विकास की बात होगी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इन विकास की बातों में कहीं आम आदमी पीछे छूट जाता है, क्योंकि उसका जो नेता होता है वो कभी इस पार्टी में होता है, कभी उस पार्टी में होता है, और कभी किसी पार्टी में नहीं होता है। ये लब्बलो आप बताइएगा प्रेमानंद जी, क्योंकि वक्त की कमी है। और दूसरा ये भी बताइएगा सर कि क्या ये जो अभी पिछले दिनों हमने आंदोलन देखा था,
उस आंदोलन का, किसान आंदोलन का, इतने बड़े स्तर पर यह आंदोलन चल रहा है, उसका कुछ असर, लेश मात्र असर भी क्या इन चुनाव पर दिखाई दे सकता है सर? सुमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि विकास की बातें जब ये कैंडिडेट निर्दलीय उतरते हैं और टिकटों की बंटवारे की बात आती है और जब पार्टी छोड़ के कैंडिडेट मैदान में आता है तो विकास की बात और बहुत सारी पीछे रह जाती है। स्थानीय निकाय चुनाव मूल रूप से विकास के मुद्दों पे लड़ा जाता है, लेकिन अभी आरएलपी के नेता। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप चारों का शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। निकाय का रण और उसका रिजल्ट लगातार न्यूज 18 पर। बड़ी खबर इस वक्त की, पपला से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पपला को अपनी हत्या की आशंका थी, मर्डर की आशंका थी पपला को। चीकू गैंग से पपला को अपनी जान का खतरा था, पपला को जेल में हत्या का डर सता रहा था और इसी वजह से लॉकअप ब्रेक का पपला ने प्लान बनाया। पूछताछ में पपला ने यह खुलासा किया है, इस खूंखार अपराधी को अपनी जान का डर था और इसलिए इसने जेल तोड़ी और वहां से फरार। राजेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेंद्र, और क्या क्या खुलासा इस पपला ने किया? जी, पपला से पूछताछ लगातार जारी है और पूछताछ में बड़ी बात सामने आई है कि पपला और चीकू गैंग की दुश्मनी जग जाहिर है। चीकू से पपला की जो दुश्मनी है वो एक दूसरे की हत्या के लिए दोनों लगातार कोशिश कर रहे थे और जैसे ही पपला जब पकड़ा गया तो उसे इस बात का इल्म था कि चीकू के बहरोड में राजनीतिक नेताओं से दोस्ती है, उनका संरक्षण के चलते कहीं न कहीं उसकी हत्या करवाई जा सकती है। जो बड़े बहरोड इलाके के जो राजनेता हैं उनसे चीकू के संबंधों के बारे में पपला ने कुछ जिक्र किया है। उनका आखिर धीरे धीरे पता चल पाएगा कि वो कौन लोग हैं, लेकिन अभी क्योंकि स्थानीय नेताओं से संपर्क के चलते पपला की क्योंकि पपला गुजर है वो हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में काफी सक्रिय रहा है, उधर तैरता, लेकिन राजस्थान में इसका कोई इस तरीके का आतंक नहीं था। राजस्थान में पहली बार ही उस पपला के इसके जो साथी दोस्त था जसराम गुजर, उसकी हत्या हुई थी। वो बसपा का नेता रहा है, वो इसी गैंग का सदस्य था। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो चीकू गैंग से पपला को था अपनी जान का खतरा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पल्स पोलियो टीकाकरण पर ट्वीट किया और कहा कि राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत निवास पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये इस अभियान की शुरुआत की। बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर मुख्यमंत्री ने पल्स पोलियो महाअभियान के इस आगाज किया है और फिर ट्वीट भी किया मुख्यमंत्री ने। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। देशव्यापी अभियान और प्रदेश में मुख्यमंत्री ने इस अभियान का आगाज किया, पल्स पोलियो अभियान, और इसके बाद मुख्यमंत्री का ट्वीट, राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। तो आज देश भर में हजारों, सैकड़ों, लाखों बच्चे आज इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। पल्स पोलियो अभियान, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान और 2 बूंद जिंदगी की 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये खुराक पिलाई जाएगी। न्यूज़ 18 भी अपील करता है आपसे कि जो भी आपके आसपास केंद्र बनाए गए हैं वहां पर पहुंचे और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में शामिल जरूर करें। राष्ट्रव्यापी अभियान और प्रदेश में इसका आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, अपील भी की कि अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ हो गया है और 2 बूंद जिंदगी के अपने बच्चों को जरूर पिलाएं ताकि पोलियो पर हमारी जीत बरकरार रहे। टीकाकरण अभियान के तहत अपने निवास पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक मुख्यमंत्री ने
पिलाकर इस अभियान का राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया और ट्वीट कर ये संदेश, ये मैसेज भी लोगों तक पहुंचाया कि इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी अपनी निभाएं, किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। नए साल पर नई शुरुआत, 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाई जा रही है आज पोलियो की खुराक। प्रदेश में मुख्यमंत्री ने तस्वीरें भी देखी आप टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर इस अभियान का आगाज किया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।